नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को उजागर करना और वैश्विक तथा घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। सम्मेलन में हितधारक, निवेशक और नीति निर्माता एक मंच पर आएंगे। निवेश के मुख्य फोकस क्षेत्रों में पर्यटन और कृषि और वस्त्र और हस्तशिल्प जैसे संबद्ध क्षेत्र, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और मनोरंजन, खेल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा, ये मंच उत्तर पूर्व में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापार जगत के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। पिछले दशक में इस क्षेत्र ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स मीट का तैयारियों का जायजा लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कहा कि समिट में ऐतिहासिक 4,22,000 करोड़ रुपए का निवेश पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए रेखांकित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज 22वां सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज लगातार दूसरे चरण में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक और 10 मई को हुए भारत पाकिस्तान सीजफायर सहमति की पूरी जानकारी देंगे। इस बैठक के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई 7 समितियों को विदेश मंत्री लगातार भारत की विदेश नीति और पाकिस्तान के साथ हुए घटनाक्रम की समस्त जानकारी और रणनीति बता रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के दौरे पर है। डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, कैप्टन ब्रजेश चौटा, श्री प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। मॉस्को में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उप अध्यक्ष आंद्रे जेनिसन के साथ साथ रूस के उप विदेश मंत्री से मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल का थिंक टैंक और रूसी मीडिया के लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम है। सांसद कनिमोझी ने कहा कि भारत रूस का रणनीतिक साझेदार रहा है और हमने हमेशा कूटनीतिक मुद्दों, व्यापार और निवेश पर मिलकर काम किया है। ऐसे समय में रूस से संपर्क करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम बार बार आतंकवादी हमलों का सामना कर रहे हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान के दौरे पर है। टोक्यो में प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया के राजदूतों व राजनयिकों से बातचीत की। रूसी संघ में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने कहा, आतंकवाद से निपटने में भारत रूस सहयोग का इतिहास बहुत पुराना है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा किसी देश के साथ पहला संयुक्त कार्य समूह 2002 में स्थापित किया गया था, वो रूसी संघ के साथ था। विनय कुमार ने कहा, इस यात्रा का उद्देश्य वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में अवगत कराना है। सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि दुनिया में हर आतंकवादी गतिविधि का पाकिस्तान से कोई ना कोई संबंध होता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभी के लिए है। टोक्यो में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन मिला है। जिन देशों का हम दौरा कर रहे हैं, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे हमारी चिंताओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हों। भाजपा सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने कहा, भारत से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एक मिशन के साथ यहां आया है। मिशन है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में दुनिया को एकजुट करना और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब करना।
भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से केंद्रीय नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल यूएई के दौरे पर है। यूएई में भारतीय समुदाय से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने ऑपरेशन सिंदूर को शक्ति और न्याय का प्रतीक बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पाकिस्तान की विकृति की नियति मरना और सड़ना है, चाहे वो भारत के हाथों मारे या फिर अपने द्वारा पोषित आतंकवादियों से मरे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के दौरान अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले जवानों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र जिसमें से 4 मरणोपरांत और 33 शौर्य चक्र जिसमें से 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने बर्लिन में जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्यों के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत जर्मनी संबंधों के निरंतर विकास पर चर्चा की गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि जर्मन बुंडेस्टैग के सदस्यों के साथ सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल कायाकल्प मंथन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी, नियमित समीक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। एनआईए ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 2 आतंकी गुर्गों के प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़े गए आतंकी ने इस वर्ष मार्च में अमृतसर जिले में एक मंदिर पर ग्रेनेड हमला किया था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। सभी 27 शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। 27 नक्सलियों के खात्मे के बाद जवानों ने जश्न मनाया। जवान एक दूसरे को अबीर लगाते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर फंडिंग मामले में एसआईए ने छापेमारी की। आतंकी संगठनों के वित्तीय नेटवर्क की जांच में जुटी एसआईए। एसआईए की कार्रवाई में आतंकी फंडिंग से जुड़े लिंक की पड़ताल की जा रही है। आतंकी नेटवर्क और स्थानीय संपर्कों की भूमिका की भी जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूपी एटीएस ने तुफैल नामक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तुफैल पर आरोप है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा के नए ज्वारी ब्रिज पर ऑब्जर्वेटरी टावर्स की आधारशिला रखेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान जमालपुर लोकोमोटिव फैक्ट्री का दौरा कर सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल आज नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 कर्टन रेजर को संबोधित करेंगे। केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के निदेशकों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। नए आपराधिक कानूनों के अनुसार फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना की सफाई, पीने के पानी और सीवेज व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं, आस्था का प्रतीक है और इसकी सफाई मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन मुद्दों पर हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जाए। नए वक्फ कानून के अमल पर अंतरिम रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर सुनवाई होगी। इस मामले में पिछली सुनवाई 6 मई को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पीजी परीक्षा की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई संभव है।
देश के कई राज्यों के लिए जहां एक और बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहीं राजस्थान में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में कई जगह गुरुवार को अधिकतम तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंच गया। श्रीगंगानगर में तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 8 अन्य शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा। वहीं जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और फलौदी में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान में गर्मी के साथ साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में आने वाले 4 से 5 दिनों में आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। देश में मानसून के आगमन में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही मौसम ने करवट ले ली है। देश भर के कई हिस्सों में बारिश की वजह से मौसम सुहावना बन गया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। यूपी में भी लोगों को लू से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 28 मई तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ों पर आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल के भी कई इलाकों में वर्षा, ओलावृष्टि और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गोवा के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत से लेकर पश्चिमी तट और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को 0.2% अंक बढ़ाकर 6.4% कर दिया। इसकी वजह हाल के वर्षों में देश की श्रम शक्ति भागीदारी दर में तेज वृद्धि होना है। फिच ने कहा है कि भारत की ट्रेंड ग्रोथ के लिए हमारा अनुमान 6.4% है, जो पहले 6.2% था। वहीं फिच ने चीन के विकास अनुमान को 0.3% अंक घटाकर 4.3% कर दिया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अगले 2 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश है। आईएमएफ ने 120 से अधिक देशों के लिए विकास पूर्वानुमान में कटौती की है। भारी उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पीएमई ड्राइव योजना के मौजूदा चरण के तहत बेंगलुरु को लगभग 4,500, हैदराबाद को 2,000, दिल्ली को 2,800, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वैश्विक व्यापार पुनर्गठन और औद्योगिक नीति में बदलाव के बीच भारत एक कनेक्टर देश के रूप में कार्य करने की मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस ने महामारी से निपटने के लिए किए गए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए देश को धन्यवाद कहा है। मुंबई में लगातार बढ़ती ऊर्जा मांग को ध्यान में रख अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने अपनी फ्रंटलाइन टीम पावर वॉरियर्स को एडवांस मोबाइल इंफ्रारेड इमेजिंग टूल से सुसज्जित किया है। यह बिजली आपूर्ति के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की संयुक्त कारोबारी गतिविधि को मापने वाले HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स ने मई महीने में मजबूती दर्ज की है। यह सूचकांक पिछले महीने के 59.7 से बढ़कर 61.2 पर पहुंच गया है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और कहा कि एक्सचेंज उनके विजन और मिशन को सक्षम बनाने और योगदान देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की सहायक इकाई एशिया इंडेक्स ने इंडसइंड बैंक और नेस्ले इंडिया को सेंसेक्स से हटाने की घोषणा की। यह बदलाव 23 जून से लागू होगा। एनएसई का आईपीओ जल्द लॉन्च होने की है उम्मीद। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने एक कार्यक्रम के दौरान विश्वास जताते हुए कहा कि एनएसई आईपीओ से जुड़े सभी लंबित मामले जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे। इस साल के पहले 5 महीनों में पब्लिक इश्यू लाने के लिए करीब 90 कंपनियों ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कराए हैं। कंपनियों की ओर से बड़ी संख्या में ड्राफ्ट पेपर ऐसे समय पर दाखिल किए गए हैं। उबर को अपने नए एडवांस टिप फीचर को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस फीचर को लेकर यूजर्स का आरोप है कि राइड हेलिंग कंपनी जल्दी राइड बुक करने की आड़ में अपने ग्राहकों को अतिरिक्त पैसे देने को मजबूर करती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की ओर से उबर को इस मुद्दे पर एक औपचारिक नोटिस भेजा गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी उबर के इस कदम की आलोचना की और इसे अनैतिक और शोषणकारी बताया। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी आवास आवंटन में 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने कहा, सुगम्य भारत अभियान के तहत सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। अदानी समूह की कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024-25 में अभी तक की सर्वाधिक कर पूर्व आय करीब 90,000 करोड़ रुपए दर्ज किया है। समूह के पास 53,843 करोड़ रुपए की नकदी है, जिससे वो अपने 21 महीने तक के कर्ज भुगतान को आसानी से पूरा कर सकता है। अडानी ग्रुप का कहना है कि उसका EBITDA 6 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ा है। यह वित्त वर्ष 2018-19 के 24,870 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 89,806 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2024-25 में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में स्थिर वृद्धि देखी गई है और मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंगनगर में अपने स्टील प्लांट के दूसरे चरण की शुरुआत की। कंपनी अपने प्लांट की क्षमता को मौजूदा 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 8 मिलियन टन कर रही है, यानी प्लांट की क्षमता 2 गुना से ज्यादा हो जाएगी। ओडिशा टाटा स्टील का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। ये प्लांट एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील पर फोकस करेगा, जो कि ऑटोमोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, शिप बिल्डिंग और डिफेंस सेक्टर की जरूरतों को पूरा करता है। भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो ने ऑस्ट्रिया की प्रमुख मोटरसाइकिल कंपनी KTM AG में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने की योजना का ऐलान किया है। ये निवेश बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV के जरिए किया जाएगा। बजाज के KTM को टेक ओवर करने के लिए 800 मिलियन यूरो यानी करीब 7,771 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी की हथियार विनिर्माता राइनमेटल AG के साथ बड़ा समझौता किया है। इस समझौते में महाराष्ट्र स्थित रिलायंस डिफेंस की फैक्ट्री में अब गोला बारूद बनेगा। मसाला बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को मसालों के उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत के पास निर्यात बढ़ाने के अवसर देश के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मिडटेक लेबर इंटेंसिव निर्यात बढ़ाने वाले कदम देश के व्यापार अंतर संबंधों, बड़े पैमाने पर उपभोग, निवेश और GDP वृद्धि को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो सकते हैं। अमेरिका के सैन डिएगो में एक छोटा विमान गुरुवार को रिहायशी इलाके में गिर गया, जिससे कई घरों में आग लग गई। विमान दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए हैं। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि इजरायली सेना द्वारा जारी निकासी चेतावनी के बाद गुरुवार को दक्षिणी लेबनान के नबातेह जिले के टूल में एक इमारत पर इजरायली हमला हुआ।
इंडोनेशिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने बताया कि इंडोनेशिया के दक्षिणी सुमात्रा में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। इस भूकंप से किसी की जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। रूस ने गुरुवार को कहा कि उसने रूसी क्षेत्रों में 105 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है, जिनमें मॉस्को की ओर जा रहे दर्जनों ड्रोन भी शामिल हैं। ये ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन में युद्ध भीषण हो गया है। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका ने कतर से उपहार के रूप में ट्रंप को दिए गए एक लग्जरी बोइंग 747 जेटलाइनर को स्वीकार कर लिया है और वायुसेना को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवहन के लिए एक नए एयरफोर्स वन के रूप में उपयोग के लिए इसे तेजी से उन्नत करने का तरीका खोजने के लिए कहा गया है। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल यहूदी संग्रहालय के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ तो वे पद पर नहीं रहेंगे। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एससीवीपी सर्टिफिकेशन रद्द कर विदेशी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। हार्वर्ड ने इसे गैर कानूनी बताया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अमेरिका और ईरान के बीच आज 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता इटली की राजधानी रोम में होगी। ये वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध और अमेरिकी प्रतिबंध हटाने के लिए हो रही है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। लखनऊ में खेला जाएगा ये मुकाबला। आरसीबी की टीम 12 मैच में 17 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। आरसीबी की कोशिश ये मैच जीतकर शीर्ष पर जगह बनाने की। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की दौड़ से हो चुकी है बाहर। सनराइजर्स जीत के साथ बिगाड़ सकती है आरसीबी का समीकरण। आईपीएल में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से हरा दिया। लखनऊ ने 2 विकेट पर 235 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श ने खेली शतकीय पारी। मार्श का इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 9 विकेट पर बनाए 202 रन। हार के बावजूद गुजरात की टीम शीर्ष पर बरकरार। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के दौरे के लिए अंडर-19 दल का ऐलान किया है। दल में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है। नॉटिंघम टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 विकेट पर बनाए 498 रन। क्रॉली, डकेट और पोप ने लगाए शतक। नीरज चोपड़ा और जूलियन वेबर एक बार फिर होंगे आमने सामने। पोलैंड में एथलेटिक इवेंट में लेंगे हिस्सा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट के लिए 19 सदस्यीय टीम की घोषणा की। टीम में 10 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। नोवाक जोकोविच जेनेवा ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। मैथियो अर्नाल्डी को मात देकर मनाया 38वें जन्मदिन का जश्न। फीफा वर्ल्ड कप के बाद रियल मैड्रिड को छोड़ेंगे कप्तान ल्यूका मॉड्रिच। क्लब के साथ जीती है 28 ट्रॉफी। ला लीगा में शनिवार को रियल मैड्रिड का सामना रियल सोसिदाद से। ये मैच मॉड्रिच का रियल मैड्रिड के घरेलू मैदान पर आखिरी मैच होगा। राफिन्हा का सपना अपने करियर के अंत तक बार्सिलोना में रहने का। राफिन्हा ने बार्सिलोना के साथ 2028 तक के लिए नया करार किया। पेशेवर मुक्केबाज जॉर्जिया ओकोनर का मात्र 25 वर्ष की आयु में निधन।
2017 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्जिया कैंसर से थी पीड़ित। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन टीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।